तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा स्पेन चैनल में। तो एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीफेन और त्यानज़ेंग एक कार में बैठे होते हैं। त्यानज़ेंग लीफेन से कह रहा होता है कि आप भी सिंगिंग सेक्ट वालों से पंगा लेना सही होगा। वो नाइडोंग का सबसे पावरफुल सेक्ट है और उनके सेक्ट मास्टर का नाम सीतुकांग है, जो कि एक जबरदस्त मास्टर है। इतना ही नहीं, उसकी फैमिली में हर कोई एक जबरदस्त मास्टर रहा है। वैसे तो वो लोग किसी से भी ज्यादा घुल मिल कर नहीं रहते। मुझे आपकी स्ट्रेंथ पर कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना जरूरी है। अब जब आपने उनसे पंगा ले लिया है तो वो भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। शायद हमें पहले से थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। लीफन बोलता है, ध्यान से तुम्हें इस बार में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर वो सीतुकांग मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसे मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगा। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, मैं ली ताइसुआन एक इमोर्टल सुप्रीम गॉड हूँ, मुझे उस जैसे किसी कीड़े पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर वो कार लीफन के विला के बाहर आके रुकती है। वहीं सुरोंग होता है जो कि लीफन को बता रहा होता है, मिस्टर ली, अभी अभी मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया था। वो बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने उसकी बेटी की जान बचाई। इस एहसान के बदले हम दोनों आपको सैंगलो स्पेशल आर्मी के कमांडर के लिए नॉमिनेट करेंगे। ये सुन त्यानज़ेंग हैरान होते हुए बोलता है, सैंगलो स्पेशल आर्मी का कमांडर, ये एक मेजर जनरल की पोजीशन है। सैंगलो स्पेशल आर्मी एक बहुत ही मिस्टीरियस स्पेशल फोर्स है। उन्हें हजारों सोल्जर्स में से चुना जाता है। ये सभी लोग अपने लेवल के बेस्ट लोग होते हैं। ये लोग स्पेशल सोल्जर्स में भी किंग माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सैंगलो स्पेशल आर्मी का कमांडर बनना एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। फिर सुरोंग बोलता है, सैंगलो स्पेशल आर्मी का कैप्टन साउथ ईस्ट एरिया के मिलिट्री बेस को हैंडल करता है। उसका नाम लोंग तियांग है। लेकिन जो बंदा साउथ वेस्ट बॉर्डर एरिया को गार्ड कर रहा है उसमें ना कोई भी खास एबिलिटी नहीं है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर मिस्टर ली को नॉमिनेट किया है। मिस्टर ली, जो एडम सीरम में वो मेरा फ्रेंड बना रहे हैं ना, वो अब क्रिटिकल स्टेज पर है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हम दोनों की बात पर ज्यादा वेट रखा जाएगा तो हमारे कहने पर आपको वो पोजीशन मिल सकती है। अगर वो मिस्टर ली को सैंगलो स्पेशल आर्मी का कमांडर नॉमिनेट करने के लिए राजी हो जाते हैं तो हमें कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तभी लीफन वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस तरह के काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम ना कोई और मास्टर को ढूंढ लो जो कि तुम्हारी इस चीज में मदद कर सके। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में जब मैं इमोर्टल सुप्रीम गॉड ली ताइसुआन था तब अपर रियल में बहुत सी ग्रेट फोर्सेस मेरे सामने अपनी घुटने टेकती थी। यहाँ तक कि सन हॉल और 72 ग्रेट डीमन लॉर्ड्स जिनके सिर्फ आने से दुनिया हिल जाती थी, वो भी मेरे सामने अपने घुटने टेकते थे। ऐसे में ये छोटी मोटी सी कमांडर की पोजीशन मेरी नजरों में क्या ही वैल्यू रखती है। वहीं सुरोंग बोलता है, क्या सच में? पर क्या पहले मिस्टर ली एडम सीरम में काफी इंटरेस्टेड नहीं थे? और जो मेरा फ्रेंड है वो सैंगलो स्पेशल आर्मी का कैप्टन है। उसने ये एडम सीरम सोल्जर्स और कैप्टन्स के लिए तो बनाया है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। तो क्या आप इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है? कम से कम आपको इसे एक बार तो देखना ही चाहिए। क्या आपका ये जानने का बिल्कुल भी मन नहीं है कि सीरम सोल्जर्स की बॉडी पर कैसे असर करती है, उन्हें कैसे बदल देती है? लीफन सोच रहा होता है, मुझे याद है कि सुरोंग बता रहा था कि उनकी रिसर्च टीम को एडम सीरम बनाने का ओरिजिनल मटेरियल सुसान से मिला था। तो मैं इस सुसान के बारे में और जानना चाहता हूँ। जब मैं इमोर्टल रिलम में था तब मैं इसके बारे में पता नहीं लगा पाया, तो अब जब मेरे पास मौका है तो मैं इस सुसान के बारे में पता लगाऊंगा। इतना सोचो सुरोंग से बोल रहा होता है, मुझे इस जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लीफन का जवाब सुन सुरोंग बोल रहा होता है, लेकिन कमांडर की एप्लीकेशन मैंने पहले ही प्रोसेस में दे दी है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी भेज दिए जाएंगे। तो क्या आपको सचमुच इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है? खैर कोई बात नहीं, मैं इस मामले पर नजर रखूंगा। फिर लीफन त्यानज़ेंग से बोल रहा होता है, मैं वानवाले का रिकंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला हूँ, तो तुम्हें तुम्हारा वादा याद तो है ना? त्यानज़ेंग बोल रहा होता है, चिंता मत कीजिए मिस्टर ली, मैंने जो वादा किया था उसे मैं जरूर निभाऊंगा। आपने पहले न्यू कार आने में हमारी मदद की, तो अब इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा हमारी जो फैमिली उठाएगी। फिर हम देखते हैं लीफन विला के अंदर आ जाता है और वो सोच रहा होता है, मैं हाल फिलहाल में अपनी कल्टीवेशन में इतना बिजी हो गया कि मैं वानवाले के बारे में भूल ही गया था। मुझे अब ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि इस वानवाले के रिकंस्ट्रक्शन में मेरी मदद कर सके। तभी लीफन के फोन पर किसी का कॉल आता है। जुनजे, ये आखिर मुझे कॉल क्यों कर रहा है? कॉल पर जुनजे बोल रहा होता है, लीफन, मुझे पता चला है कि अब तुम चूजो सिटी में रह रहे हो। हमें मिले ना काफी लंबा समय हो गया है ना? तुम और मैं, हम दोनों ही क्लासमेट्स थे। तो क्या हुआ अगर हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी नहीं जा सके? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे भूल चुके होगे। लीफन सोच रहा होता है, मुझे अब याद आया कि जुनजे के साथ मेरी हाई स्कूल में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी एक साथ नहीं जा सके। लेकिन फिर भी वो कॉल करके मुझसे मेरा हालचाल पूछता रहता था। मेरी प्रीवियस लाइफ में यांगसो ने मुझे काफी ज्यादा नीचा दिखाया था, लेकिन जुनजे, उसने कभी मुझे अपने से नीचा नहीं समझा। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। जुनजे ना चूजो सिटी में ही रहता है, उसने यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन और लैंड मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट पढ़े हैं। तभी जुनजे बोलता है, लीफन, मेरा ना चांदनी चौक में एक बारबेक्यू का स्टॉल है, तू ना आज शाम को चांदनी चौक आ जाना, हम दोनों ही बारबेक्यू खाएंगे और मजे करेंगे।
लीफन बोल रहा होता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तेरे साथ बारबेक्यू खाने के लिए जरूर आऊंगा। फिर हमें शाम के समय चांदनी चौक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुंजे बोल रहा होता है, लीफन मैंने सुना है कि तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद किसी स्कूल में ट्रेनिंग टीचर के तौर पर काम कर रहे हो। आखिर तुम ये ट्रेनिंग टीचर का काम करके कितने रुपए कमा लेते हो? तुम 4,000 रुपए तो कमा लेते हो ना? पर तो चूजों में घर की कीमत 10,000 रुपए से और भी बढ़ गई है। अब तो एक छोटा सा घर भी 2 मिलियन से नीचे नहीं मिलता। तो ऐसे में तुम अपनी इस जॉब से कब एक घर को खरीद पाओगे और कब तुम शादी करोगे? अगर इस जॉब को तुम अपनी पूरी लाइफ भी करोगे ना, तो भी तुम एक घर को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी उस बेकार जॉब को छोड़कर मेरे साथ काम करना चाहिए। हम दोनों मिलकर बारबेक्यू बनाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। इसमें ना अंधा पैसा है। मैंने खुद 3 महीने पहले एक बारबेक्यू वाले से पूछा तो वो बता रहा था कि उसके रचूजों में 2 बड़े बड़े फ्लैट हैं। मैं सोच रहा था कि हाँ होंगे 2 फ्लैट, आखिर वो इतनी मेहनत से जो पैसे कमाता है तो खरीद लिए होंगे उसने 2 फ्लैट, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन माँ कसम, जब उसने कहा कि उसने उन 2 फ्लैट्स को खरीदने के लिए सिर्फ अपने 1 साल की कमाई को खर्च किया, ये सुन के तो मेरे गोटे गई। तो फिर क्या था, मैंने भी बारबेक्यू बेचना स्टार्ट कर दिया और अभी मुझे बस 2 ही महीने हुए हैं और मैं बारबेक्यू बेचकर ज्यादा कमा भी नहीं पा रहा। लेकिन लीफन अगर तुम मेरे साथ काम करोगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर इस स्टॉल को बहुत ही बड़ा बना सकते हैं और इससे हम बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लीफन बोल रहा होता है, लगता है कि तू ना कई लंबे समय से बेरोजगार था, इसलिए तेरा दिमाग रॉकेट की तरह आसमान छू रहा है। लेकिन तू ना चिंता मत कर, मेरे पास तेरे लिए इससे भी अच्छा काम है। जुंजे बोल रहा होता है, क्या काम? कैसा काम? देखो मुझे ना तुम्हारी जैसी ट्रेनिंग टीचर की जॉब नहीं चाहिए, उसमें ना सैलरी बहुत ही कम मिलती है और मुझे तो लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है। मुझे एक दिन उस टोनी स्टार को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है। लीफन बोल रहा होता है, वो आप तो औकात में रह के देख ले और चिंता मत कर, मैं तुझे ट्रेनिंग टीचर की जॉब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें वानो एली के बारे में पता तो है ना, मैं उसका रिकंस्ट्रक्शन कराने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सुपरवाइज करो। क्या कहते हो तुम? काफी अच्छा ऑफर है ना? जुंजे बोल रहा होता है, क्या सुपरवाइजर की जॉब? फिर वो हंसते हुए बोल रहा होता है, बस थोड़ी सी वाइन और कुछ डिशेस खाने से तुम्हारी ये हालत हो गई कि अब तुम कुछ भी बकवास करने लगे। अरे यार, अगर तुम्हें मजाक करना ही है तो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख कर किया करो, उसमें ना ज्यादा मजा आएगा। पहले वानो वाली चूजों की हाई क्लास लोकेशन बनने वाली थी। इस प्रोजेक्ट में पिछली कंपनी ने 10 बिलियन को इन्वेस्ट किया था। तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या कि तुम इस वानो वाली को खरीद सको? चलो मान लिया कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम वानो वाली को खरीद सको, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि उस वानो वाली में भूतों का होना फेमस है, इसलिए कोई भी उस प्रोजेक्ट को लेने की हिम्मत नहीं करेगा। वो प्रोजेक्ट बड़ा था, लेकिन उसमें बिलियंस को खर्च करना, इसमें ना कुछ फायदा नहीं था। और लीफन, तुम्हारी टीचर की सैलरी तो बस कुछ 3-4 हजार के आसपास होगी, तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सको? तुम्हारे पास ना इतना पैसा नहीं हो सकता। अगर तुम बैंक भी लूट लोगे ना तो भी तुम्हारे पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा और तुम्हारी ये दुबली पतली बॉडी से तो बैंक भी नहीं लूटी जाएगी। ये सुन लीफन हंसने लगता है और वो सोच रहा होता है, सालों के बाद अपने दोस्त से दोबारा मिलना, उसके साथ बैठकर पीना और बातें करना। इतने सालों के बाद भी ये दोस्ती अभी भी उतनी ही खूबसूरत है। हमारी ये दोस्ती ना बिल्कुल पुरानी वाइन की तरह है, जो कि वक्त के साथ और भी बेहतर हो जाती है। जुंजे बोल रहा होता है, वैसे मुझे याद आया हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की लिन लैंजी। तुम्हें याद है जब तुमने उसके लिए लव लेटर लिखा था, तब उसने तुम्हारे लव लेटर को पूरे क्लास के बीच में लाउडली पढ़कर तुम्हें सबके बीच में शर्मिंदा कर दिया था और इस वजह से तुम पूरी क्लास के लिए एक मजाक बन गए थे। वो लिन लैंजी वो बहुत ही ज्यादा क्रूर लड़की थी जो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। वहीं लीफन सोच रहा होता है, मैं एक कमजोर दुबला पतला सा लड़का था जिससे कि हर बार पुलिस बुली करते रहते थे। फिर हमें लीफन की पास्ट की मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कोई लीफन का नाम चिल्लाकर उसे बुला रहा होता है। हम देखते हैं वो लड़की लिन लैंजी होती है। वो लीफन से बोल रही होती है, अबे तू कमीने, तू सड़क से आया हुआ एक गरीब लड़का, तेरी ये हिम्मत की तूने मुझे लव लेटर लिखा। तुझे क्या लगा इससे मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी जो कि तूने मुझे लव लेटर लिखा? इस चीज के ना सपने देखना बंद करो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीफन को किसी ने धक्का मार के नीचे फेंक दिया होता है। फिर हम देखते हैं चैन सियोफू को, जो कि बोल रहा होता है, लीफन तेरी ये हिम्मत की तूने मेरी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा। क्या अब तू और जीना नहीं चाहता जो कि तूने ये हरकत करने की हिम्मत की? गाइस, इस कमीने को मारो। तुम्हें इस पर कोई भी दया दिखाने की जरूरत नहीं। तुम जितना हार्ड हो सकते हो ना, उतना होकर इसे मारो। तभी पीछे से कोई चिल्लाकर बोल रहा होता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें लीफन को बुली नहीं करने दूंगा। हम देखते हैं वो लड़का और कोई नहीं जुंजे होता है। चैन सियोफू बोल रहा होता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो कि तुम सोच रहे हो कि तुम इसे हमसे बचा लोगे? देखो, अगर तुम्हें मार खाने का शौक नहीं है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना इस कमरे लीफन के साथ मैं तुम्हें भी मारूंगा। फिर हम देखते हैं वो तीनों मिलकर मारना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं जुंजे लीफन को कवर करके उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर हम लीफन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, जुंजे ने उस वक्त खुद मार खा के मुझे प्रोटेक्ट किया था। उस बेचारे ने इतनी मार खाई कि उसकी हड्डियां तक टूट गई थी। इससे फुली रिकवर होने के लिए उसे 2 महीने लगे। वो 2 महीने तक बेड के ऊपर पड़ा रहा। इतना सोच वो जुंजे से बोल रहा होता है, जुंजे उस वक्त तुमने मेरे लिए मार खा के मुझे प्रोटेक्ट किया था, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि अब मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा।
और तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। तुम एक रिच पर्सन वाली लाइफ देके। ये सुन जुंजो के मुंह से बियर बाहर आ जाती है और वो बोल रहा होता है, लीफन अब मजाक करना बंद भी करो। तुम बस एक ट्रेन टीचर हो जिसकी सैलरी लगभग 3-4 हजार के आसपास होगी। तुम खुद भी कोई रिच पर्सन नहीं हो तो तुम मुझे एक रिच पर्सन वाली लाइफ कैसे दे सकते हो। चलो अब बहुत मजाक हो गया, चलो अब हम ड्रिंक करते हैं। वही लिन्यू बोल रही होती है, मास्टर ये बारबेक्यू बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। ये तो उन इंसानों की लाइफ फोर्स से भी ज्यादा टेस्टी है। लिन्यू की बात सुन जुंजे हैरान तो बोल रहा होता है, क्या अभी क्या कहा तुमने। लिफेन लिन्यू के सिर पर एक टपरी मारता है और बोल रहा होता है, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बकवास करती रहती है। वहीं हम पीछे कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें एक बंदा कह रहा होता है, हे ब्यूटी इस ग्रैंडपा के लिए एक अच्छी सी स्माइल करो। फिर पीले बालों वाला बंदा एक लड़के से बोल रहा होता है, बच्चे तुमने यहाँ से दूर हट जाओ, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। हाँ। वहीं एक और बंदा बोल रहा होता है, कम ऑन ब्यूटी इस ग्रैंडपा के साथ एक नाइट स्पेंड करो, तुम्हें ना इस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। तभी जुंजे पीछे मुड़कर देखता है, अरे नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लिफे तुम यहाँ से निकलो, यहाँ ना मुसीबत आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस मुसीबत में फंसो, तुम जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। लिफन बोल रहा होता है, जुंजे आखिर क्या हुआ जो कि तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। जुंजे बताओ, अगर तुम पर कोई मुसीबत आ गई हो तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर लिफन उन लड़कों को देखकर सोच रहा होता है, लगता है कि इन्हीं लोगों की वजह से जुंजे मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। ये लोग मेरे दोस्त को परेशान कर रहे हैं, ये करके तो इन लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मैं इन चीटियों को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ब्रदर सी बोल रहा होता है, कमीने जुंजे तूने अभी तक पिछले महीने का हफ्ता नहीं भरा, अगर तूने अभी हफ्ता नहीं भरा तो मैं तेरे स्टोर को जलाकर राख कर दूंगा। जुंजे बोल रहा होता है, ब्रदर सी आप ना गुस्सा मत कीजिए, आपको ना मेरी हालत को समझना चाहिए। मेरी छोटी बहन को इलाज की जरूरत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा पाऊँ, और ऐसे में आप मुझसे हफ्ता मांग रहे हैं तो ऐसे में आपको पैसे कहाँ से ला के दूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको हफ्ता नहीं दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आप ना मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए, मैं जल्दी आपका हफ्ता चुका दूंगा। ब्रदर सी जुंजे को सपा मारते हुए बोल रहा होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी छोटी बहन जिए या फिर मरे, मुझे मेरा हफ्ता चाहिए। मैं ना यहाँ मेरे हफ्ते के लिए आया हूँ, तो अगर तुम्हारे पास मेरे हफ्ते के लिए पैसे नहीं है तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ प्रोवाइड बिहेव क्यों नहीं कर रहा हूँ। इतना बोलते हुए वो जुंजे को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। ब्रदर्स तुम सभी लोग मिलकर इसकी स्टोर को जला दो, मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को पता चले कि हमारा हफ्ता ना बनने का क्या मतलब होता है। ये देख भीड़ में से एक बंदा बोल रहा होता है, अरे उनसे पंगा मत लो, ब्रदर्स इस रोड के बॉस हैं और वो बिग बॉस बाग के खास आदमी भी हैं। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिग बॉस बास से पंगा ले, इसलिए कोई भी ब्रदर सी से भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। वहीं तीसरा बंदा बोल रहा होता है, हाँ मैंने भी सुना है कि 6 महीने पहले एक आदमी ने हफ्ता बनने से मना कर दिया था और उसने ब्रदर सी से पंगा भी ले लिया था, तो ब्रदर सी ने उसके स्टॉल को तोड़ दिया और उसे जलाकर राख कर दिया। फिर हम देखते हैं वो बंदे जुंजे की स्टोर पर पेट्रोल को छिड़कने लगते हैं। तभी लिफन बोल रहा होता है, वहीं रुक जाओ, और तू तेरी इतनी हिम्मत, तू एक छोटा सा कीड़ा। ब्रदर सी कहते हैं, हाँ लोग तुझे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा, क्या मौत को बुलाने का शौक है तुझे। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अपने आदमियों को लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना मेरे गुस्से का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। वहीं लिन्यू बोल रही होती है, मास्टर आप इन पर बहुत ज्यादा दया दिखा रहे हो, इन्होंने आपके दोस्त को थप्पड़ मारा है तो प्लीज मुझे एक मौका दीजिए इन्हें सबक सिखाने का। मैंने ना कई लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की है तो मेरा अब खून खोल रहा है इन्हें मारने के लिए। ब्रदर्स ही बोल रहा होता है, कमीना आखिर तू है कौन और तू इस मामले में अपनी टांग क्यों उड़ा रहा है। मैं जुंजे का क्लासमेट और उसका अच्छा दोस्त भी हूँ। ब्रदर्स ही हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या क्लासमेट, मुझे लग रहा था तू चूजों की किसी रिच फैमिली का हिडन यंग मास्टर होगा, पर तू तो एक नमूना निकला। क्या मजाक है भाई लोग, इसके दोस्त के साथ इसे भी मार डालो। लिन्यू शायद तुम ना सही कह रही थी, मैंने इन चीटियों के साथ कुछ ज्यादा ही नरमी दिखा दी। ये चीटियां न लातों की भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगी। लिन्यू मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ और जाके इन्हें सबक सिखाओ। ब्रदर्स ही बोल रहा होता है, आखिर तुम किस तरह के आदमी हो जो कि एक छोटी सी बच्ची को मुझसे फाइट करने के लिए भेज रहे हो। भाई लोग इन 2 कमीनों को खत्म कर दो और साथ ही साथ उस छोटी बच्ची को भी, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। फिर हम देखते हैं लिन्यू अपनी डिमांड एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रही होती है, आखिर अब मुझे मौका मिल ही गया मास्टर को अपनी ट्रेन का असली रंग दिखाने का, आज ना मैं यहाँ खून की नदियां बहा दूंगी। इतना बोलते हुए वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हम देखते हैं वो छलांग लगा के पीले बालों वाले बंदे की किडनी के ऊपर किक मारती है और उसकी किडनी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसे ही वो एक एक करके सभी लोगों को पीट रही होती है। ये देख ब्रदर्स ही बोल रहा होता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या उस बच्ची ने मेरे सभी भाई लोगों को मार डाला। मरो तुम कमीनो, तुम्हें मार के ना मुझे ताजगी महसूस हो रही है, ये खून की खुशबू, इसे मैं कब से मिस कर रही थी। तुम कमीनो, तुम मेरे मास्टर को मारने की कोशिश कर रहे थे, तुम में तो इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि तुम मेरे मास्टर को छू भी सको, तो तुम्हारी ये हालत तो होनी थी। मास्टर तो मैंने कैसा किया, क्या आप इम्प्रेस हुए, मेरी तारीफ करो ना, और मुझे इनाम भी चाहिए, मुझे इनाम में इन लोगों की लाइफ फोर्स चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो ठीक है, आज ना तुम्हारे मास्टर तुम्हारे काम से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं।
मास्टर अपना दुनिया के सबसे अच्छे मास्टर हो, अब इन्हें नर्क में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इनकी सोल अब मेरी है और साथ ही साथ इनकी लाइफ फोर्स भी। तो चलो अब दावत का मजा लिया जाए। फिर वो उन लोगों की लाइफ फोर्स को खींचना शुरू कर देती है। कितना वक्त हो गया है किसी की लाइफ फोर्स को निकले हुए, ये नशा ही अलग है। लाजवाब। लीफन बोल रहा होता है, ध्यान रखना कहीं तुम उन्हें मार ना दो। मास्टर अपना चिंता मत कीजिए, आपकी इस लिनियो को उसकी लिमिट पता है। वैसे भी इतना सब कुछ एक बार में हजम करना मुश्किल है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इन्हें मान नहीं सकती। कासिम की बची हुई लाइफ फोर्स मैं स्नैक के लिए स्टोर कर पाती। वही ये देख ब्रदर सी बोल रहा होता है, आखिर तुम चीज क्या हो? देखो मैं ना बता रहा हूँ, मैं ना बिग बॉस बा का खास आदमी हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत की ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। झुंझे बोल रहा होता है, लीफन हम इस बिग बॉस बा से पंगा नहीं ले सकते, भाग जाओ। जितना दूर हो सके चूजों से उतना दूर भाग जाओ। ये जो तुम्हारे साथ छोटी बच्ची है ना, वो फाइट में बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी इसके दम पर तुम बिग बॉस बा से पंगा नहीं ले सकते। आखिर ये बच्ची कितने ही लोगों से फाइट करेगी? बिग बॉस बा के पास ना 100 से भी ज्यादा लोग हैं, उनके सामने ये छोटी बच्ची नहीं टिक सकती। लिनी बोल रही होती है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, 100 लोगों से फाइट करना ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लिफन बोल रहा होता है, जुंजे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आपसे अपनी पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगर किसी ने तुम्हें या तुम्हारे स्टोर को छूने की हिम्मत की ना तो ये गॉड किंग उन्हें सबक सिखाएगा। जुंजे बोल रहा होता है, लिफन ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने ज्यादा कैसे बदल गए? तुम लोगों को रास्ते के बीच में मार रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे? सब कुछ भूल जाओ। अगर यहाँ बिग बॉस बा आ जाए तो तुम कुछ मत करना, जो करना है वो मैं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग मारे जाओ। तुम दोनों मरो, उससे अच्छा है कि मैं अकेला मर जाऊं। तो तुम दोनों अब यहाँ से निकल जाओ। अब बस मुझे एक ही बात की चिंता रहेगी कि मेरे बाद मेरी छोटी बहन का ख्याल कौन रखेगा। लिफन बोल रहा होता है, जुंजे पहले तो तुम्हें रोना धोना बंद करो और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। मैं यही रहकर तुम्हें और तुम्हारे स्टोर को प्रोटेक्ट करूंगा। ब्रदर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सुनो कमीनो, मैंने बिग बॉस बा को कॉल कर दिया है तो वो जल्दी यहाँ आते ही होंगे। तो तुम लोग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगर तुम लोग अपने घुटनों पे आके मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे और मुझे तुम्हारे चेहरे पर चाकू से कुछ निशान बनाने दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लिफन बोल रहा होता है, जो लोग मुझे मारने की हिम्मत करते हैं ना, मैं उन्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला कि उन्हें मार दिया जाए और दूसरा उन्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया जाए। तो तुम कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो? ब्रदर्स ही बोल रहा होता है, तुम कमीने एरोगेंट लड़के, अगर तुम्हें हिम्मत हो ना तो जब बिग बॉस भाई आ जाए तो उनके सामने अपना एरोगेंस दिखाना। मैं भी देखता हूँ कि तब कहाँ जाता है तुम्हारा एटीट्यूड। तो इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है वो लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट को स्पैम कर देना, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन कौन है जो कि मेरी वीडियो को एंड तक देखता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।